यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स ने बर्फीले पहाड़ों पर जाने का फैसला किया। अच्छी बात यह थी कि सभी के सभी अच्छे हाइकर्स थे। 23 जनवरी 1959 की सुबह वे सभी ट्रेन में बैठे और सोवियत यूनियन के बीचों बीच मौजूद यूरल माउंटेन्स के लिए रवाना हुए, जिसमें 8 आदमी और 2 औरतें शामिल थी। आइगर ड्याटलोव ग्रुप के लीडर थे। इनकी यह जर्नी करीब 16 दिन की थी। ट्रेन के बाद उन्होंने बस, ट्रक और फिर घोड़े और फिर पैदल भी सफर किया था। 28 जनवरी को उनमें से एक हाइकर यूरी यूडीन की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल उसे बचपन से जॉइंट पेन था, इसीलिए वह वापस लौट जाता है। अब करीब 9 लोग बचे थे, जिसमें 7 आदमी और 2 औरतें शामिल थी। 1 फरवरी को वे माउंटेन के नीचे पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं लग पाया। उनका क्या हुआ कुछ भी नहीं पता लग पाया। उनकी यह जर्नी करीब 16 दिन की थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी उनका कुछ पता नहीं था। काफी इंतजार के बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 26 फरवरी को काफी कोशिशों के बाद एक टेंट की लोकेशन पता लगी, जो खोलाट नाम की जगह पर मौजूद था। कैंप पूरी तरह टूट चुका था और बर्फ से ढका हुआ था। टेंट में हाइकर्स के सभी इक्विपमेंट्स मौजूद थे। टेंट के बाहर 9 अलग अलग लोगों के पैरों के निशान थे, जो 500 मीटर दूर तक फैले हुए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने इन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया और आखिरकार एक जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में एक देवदार का पेड़ मौजूद था, जिसके 2 से 3 मीटर की दूरी पर लकड़ी के टुकड़े जले हुए थे। मतलब कुछ ही समय पहले यहाँ पर आग जलाई गई थी। लकड़ी के टुकड़ों के पास 2 इंसानों की लाश मिली। यह लाशें 9 हाइकर्स में से 2 हाइकर्स की थी। एक का नाम यूरी टोरोशेंको की लाश थी और दूसरी यूरी क्रिवोनिश्चेंको की लाश थी। यूरी टोरोशेंको ने शॉर्ट टी-शर्ट, स्विमिंग ट्रंक के साथ सॉक्स पहनी हुई थी, लेकिन नीचे कोई जूता मौजूद ही नहीं था। इसके बाद बाकी 7 लोगों को ढूंढने का मिशन शुरू होता है। अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को आइगर ड्याटलोव और जीना कोलमोक्रोवा की डेड बॉडी थी। आइगर ड्याटलोव की डेड बॉडी देवदार पेड़ से 300 मीटर और जीना की डेड बॉडी 630 मीटर की दूरी पर मौजूद थी। 6 दिन बाद 5 मार्च को रस्तम स्लोबोडिन की डेड बॉडी मिलती है, जो देवदार पेड़ से 480 मीटर की दूरी पर मौजूद थी। जब उनकी डेथ हुई थी तब टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। पेड़ की ब्रांचेस नीचे से 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जिसका मतलब था उनमें से किसी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश भी की थी। अब 9 में से 5 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन बाकी 4 डेड बॉडीज को ढूंढने में करीब 2 महीने से ज्यादा का समय लग गया। बाकी 4 हाइकर्स एक छोटे हिल पर मिले, जिन पर 3 मीटर तक बर्फ जमा हो गई थी। इनकी लोकेशन पेड़ से करीब 75 मीटर की दूरी पर और टेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थी। इन 4 में से 3 लाशें रेडियो एक्टिव भी पाई गई थी। आखिरकार 28 मई 1959 को लेव इवानोव नाम के इन्वेस्टिगेटर ने केस को बंद कर दिया। यूरी टोरोशेंको के सिर और पैर जले हुए थे। उसके मुंह से ग्रे फ्लूइड बाहर निकल रहा था और चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ था। ग्रे फ्लूइड का बाहर निकलने का मतलब उसकी छाती पर बहुत तेज फोर्स लगा था। कुछ कहते हैं कि वह पेड़ से नीचे गिर गया था या किसी ने उसकी छाती पर बहुत तेज दबाया था, लेकिन ऑफिशियल्स के मुताबिक उसकी डेथ हाइपोथर्मिया के कारण हुई थी। यूरी क्रिवोनिश्चेंको जो 23 साल का था, उसने एक लॉन्ग शर्ट और सॉक्स पहनी हुई थी। उसकी बॉडी पर काफी कट्स थे, साथ ही पैर और हाथ जले हुए थे। उसके मुंह में खुद के नक्कल्स मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि डेथ के बाद उनकी डेड बॉडी की पोजीशन चेंज हुई थी। तीसरी बॉडी आइगर ड्याटलोव की थी, जिसे खोजा गया था। उसकी फिस्ट पूरी तरह सिकुड़ चुकी थी। उसके टखनों पर खरोंचे और चोटें आई हुई थी, साथ ही चेहरे पर कट्स और चोटें थी। उसका लगभग पूरा जबड़ा गायब था। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि उसकी डेथ हाइपोथर्मिया के चलते हुई थी। जिनेडा कोलमोक्रोवा यह पहली औरत थी जिसे खोजा गया था, जिसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। इसके दोनों हाथों पर खरोंचे आई हुई थी, साथ ही चेहरे पर अनेकों चोटें मौजूद थी। बॉडी का साइड हिस्सा पूरी तरह चोटों से भरा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि जिनेडा की मौत हाइपोथर्मिया के चलते हुई थी।
रस्तम स्लोबोडिन। 5 मार्च को उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसकी बॉडी के इस हिस्से यानी टेम्पल्स में इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी थी, साथ ही स्कल पूरी तरह फ्रैक्चर थी। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि इन इंजरीज के बाद भी वह 1 घंटे तक जिंदा रहा था। बाकी 4 लोगों को 5 मई को ढूंढ लिया गया, जो देवदार पेड़ से 75 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। इनमें सबसे पहले थी ल्यूडमिला टुपिनिना। उसके होठ गायब थे, साथ ही अपर जॉ मिसिंग थी। उसकी सभी रिब्स टूटी हुई थी, साथ ही उसके दिल में हेमरहेगिंग नाम की डिजीज हो चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा खून निकल चुका था। उसकी दोनों आंखों के साथ जीभ भी गायब थी। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि उसकी डेथ का कारण हेमरहेगिंग था, मतलब ज्यादा खून निकलने के चलते उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरा इंसान था सेम्योन ज़ोलोटैरियोव। ये पूरे ग्रुप में सबसे बड़े थे। इन्होंने स्वेटर्स के ऊपर लॉन्ग जैकेट पहनी हुई थी, साथ ही टोपी, स्कार्फ और शूज पहने हुए थे। इनकी 5 रिब्स टूट चुकी थी, साथ ही छाती पूरी तरह पिसी हुई थी। इनके चेहरे के सॉफ्ट टिश्यू गायब थे, साथ ही सिर के पिछले हिस्से में गहरा घाव हो चुका था, साथ ही इनकी दोनों आंखें गायब थी। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि इनकी डेथ हाइपोथर्मिया के चलते हुई थी। अलेक्जेंडर कोलेवाटोव। इनकी दोनों आईब्रोज गायब थी, साथ ही नाक के साथ साथ गर्दन भी टूटी हुई थी। इनके कान के पीछे गहरे घाव थे। अलेक्जेंडर की मौत भी हाइपोथर्मिया के चलते हुई थी। और आखिरी इंसान था निकोले प्रिग्नोल, जिन्हें आखिरी बार खोजा गया था। इनके चेहरे पर अनेकों चोटें थी, साथ ही 4 आर्म में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। इनकी स्कल भी फ्रैक्चर थी। इन 4 में से 3 लोगों की बॉडी रेडियो एक्टिव पाई गई थी, यानी इनकी बॉडीज पर रेडिएशंस थी। अब यह रेडिएशन आई कहां से थी, किसी को कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक कि इनकी डेथ हुई कैसे थी, यह आज भी एक रहस्य है। आखिरकार 28 मई 1959 को कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद केस को बंद कर दिया। कोई इस इंसिडेंट को बिगफुट, कोई इसे यति, तो कोई इसे एलियन के साथ जोड़ता है, लेकिन 2 मेन थ्योरीज को इनकी डेथ का कारण बताया जाता है। चलिए जानते हैं। पहली थ्योरी एवलांचेस है, तो दूसरी है कैटाबैटिक फाइंड। जनवरी 2021 को साइंटिफिक पेपर पब्लिश होता है, जिसमें बताया गया था कि हाइकर्स एवलांचेस से टकरा गए थे। जॉन गोमे और उनके साथ जियोटेक्निकल इंजीनियर अलेक्जेंडर पुजरीन ने एक एवलांचेस के बारे में बताया, जो काफी रेयर होता है। दरअसल यह एवलांच स्लैब एवलांच होता है। जब स्नो की कंसंट्रेशन वीक लेयर में ज्यादा हो जाती है, तो बर्फ कुछ इस तरह से नीचे आ जाती है। इन एवलांचेस ने टेंट और हाइकर्स को पूरी तरह डैमेज कर दिया। हाइकर्स ने एवलांचेस से बचने के लिए जंगल की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं बच पाए। दूसरी थ्योरी है कैटाबैटिक फाइंड। रिचर्ड होल्मग्रेन, जो एक स्वीडिश आर्कियोलॉजिस्ट है, 2019 में इन्होंने टैटलोव ग्रुप के पैरों को रिट्रेस किया। उनके मुताबिक कैटाबैटिक फाइंड काफी तेज फाइंड होती है, जो माउंटेन के स्लोप के साथ नीचे की तरफ चलती है, और ग्रेविटी के चलते इनकी स्पीड बढ़ती ही जाती है। इन वाइंड्स के चलते उन सभी की बॉडी औसतन बर्फ में 4 मीटर तक नीचे चली गई, जिससे उन सभी की मौत हो गई। अब इन 2 थ्योरीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन असल कारण आज भी किसी को नहीं पता कि उन सभी 9 हाइकर्स की मौत हुई कैसे थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।